हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज इस CUET की जो सीरीज हमारी चल रही है, इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और मजेदार सा टॉपिक, सुपर इजी टॉपिक मैं कहूँगी इसको। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, ज़्यादा दिक्कत देने वाला टॉपिक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार हम लोग बहुत जो टिपिकल का टॉपिक्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और दिमाग घुमाने वाले टॉपिक्स होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। हमें लगता है ये तो इजी सा है, हो जाएगा। एंड यही इजी सा हो जाएगा कई बार मार्क्स कटवा देता है, बिकॉज छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स पे क्वेश्चंस होते हैं एंड वो क्वेश्चंस हम लोग मिस कर जाते हैं बिकॉज वो हमने तैयार नहीं किए थे। तो एक बार इसके बारे में बात करते हैं। इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें इस तरह की होती है कि इम्पोर्टेंस को मिस नहीं करना है। आज हम बात करने वाले हैं कॉलॉइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। कॉलॉइड्स क्या है आप जानते हैं, बिल्कुल। एंड आज हम इनका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, राइट। आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स। तो आज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड को क्लासिफाई करने के बजाय हम सिर्फ कॉलॉइड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। ये हैं क्या एंड इनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, आज की क्लास में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। 3 तरह का क्लासिफिकेशन है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों के साथ आज मिसल फॉर्मेशन भी जरूर कराने वाली हूँ। तो आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए, कॉलॉइड के क्लासिफिकेशन के साथ साथ नॉट ओनली क्लासिफिकेशन, मैं मिसल फॉर्मेशन के बारे में भी आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। मिसल फॉर्मेशन क्या होता है? सोप का मिसल बनता है ना, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। एग्जैक्टली मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ, मिसल फॉर्मेशन। आज डिस्कस करेंगे इसको भी साथ के साथ। एंड क्लासिफिकेशन तो हम करने ही वाले हैं, कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉलॉइड्स को। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉलॉइड्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, सो दैट कि उसकी स्टडी बहुत आसान हो जाए। तो बच्चे लोग, ये आपको प्रैक्टिकल में भी मदद करता है। प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट भी है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल बनाने का, कॉलॉइड बनाने का एक एक्सपेरिमेंट है। एंड उसमें से भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन जितने भी हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस CUCET की सीरीज जो हमारे पास चल रही है। बच्चों, मैं हूं संगीता खत्री एंड आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाने का ही मेरा काम है। हम लोग मजे करते करते पढ़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स को इजी कर लेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ यूट्यूब पे भी, स्पेशल क्लासेस पे भी अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब कर लो। प्लस क्लासेस में मैं आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, सो दैट कि आपका बोर्ड के साथ क्या क्लियर, CUET की तैयारी हो, बोर्ड भी साथ में हो। सिर्फ एक नहीं, हम दो दो काम एक साथ करने वाले हैं। तो बच्चे लोग, आप इन सब चीजों के लिए देखो, CUET आपको मालूम है ना, एक एकदम नई कैटेगरी आई है इस बार। एग्जैक्टली नई नहीं है, लास्ट ईयर तक भी हो रही थी वो, बट उसमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज, जस्ट 12 ऑफ द यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। लेकिन इस बार UGC ने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बोल दिया है कि भैया एडमिशन अब CUET के बेस पे होगा। तो अब सभी की सभी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी। तो एकदम से नई चीज जब आती है तो आप लोगों को इसको, बहुत बच्चों को जानकारी नहीं है। हम लोग ने इस चीज के लिए क्या किया है, एक टेलीग्राम चैनल तैयार किया है स्पेसिफिकली CUET के लिए। ये ऑफिशियल टेलीग्राम है अनअकैडमी CUET का। आप इस टेलीग्राम, इस लिंक के थ्रू इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी। जब भी जो भी अपडेट आती रहेगी, जैसे अभी अभी रिसेंट अपडेट आई है कि 2 अप्रैल से फॉर्म आउट हो रहे हैं, तो फॉर्म जब आएंगे तो उनको फिलअप कैसे करना है उसके बारे में भी आपको बहुत सारी क्वेरीज होने वाली हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। एंड आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी। दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर भी देख लेते हैं। जब मैंने कहा है कि आप सब्सक्राइब कर लो इसको, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का एक सबसे मज़ेदार फीचर तो ये है कि आप अपने घर में आराम से बैठो, अपने टाइम के हिसाब से क्लासेस को लो। आपको ना भीड़ में जाने का झंझट, ना कोई भी झमेला नहीं है। आप अपनी क्लासेस लो आराम से अपने घर में, अपने कंफर्ट पे बैठ करके, राइट। अनलिमिटेड एक्सेस है सभी कोर्सेज को। ऐसा नहीं है कि एक टीचर ने एक बार पढ़ा दिया उसके बाद अब मैं क्या करूं, मुझे तो याद नहीं। आप वापस से देखो, बार बार देखो। जितने बार देखोगे उतना ज्यादा परफेक्शन तक आप पहुंचने वाले हो।
यस, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया है, एक प्लेटफॉर्म पे है, अनअकैडमी है, नाम है, आप जानते हो इसके बारे में। तो यहाँ पर आएंगे वही एजुकेटर्स जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर, एग्जाम्स को क्लियर कराने वाले हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते रहते हैं हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे, प्लस का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग, भाई आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया, 2-3 क्लास में टॉपिक क्लियर हुआ, उसके बाद हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं सो दैट के इन टॉपिक्स में से कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो वो रहे ना, क्लियर हो जाए। एंड आंसर राइटिंग सेशंस, आप लोगों से भी हम लोग आंसर लिखवा के देखते हैं कि क्या आपने सही लिखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चीज आती है बट सही तरह के से ना लिखने की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं सब्जेक्टिव में। जैसे बोर्ड्स में सब्जेक्टिव होने वाला है तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं कि आपके आंसर सही लिखे गए हैं या नहीं लिखे, और अगर क्या कमी है तो उस कमी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, एग्जैक्टली ये बात बहुत मायने रखती है। क्या होता है, बहुत बार बच्चे बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया था। वो क्या होता है कि आप लोग पढ़ तो रहे हो लेकिन सिलेबस को टारगेट नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए मेंटर चाहिए आपको, जिनका एक्सपीरियंस हो, जो आपको बताए कि बेटा ये वाला टॉपिक आपने इस तरीके से पढ़ना है और इतना इसको टाइम देना है। यस, दैट इज इट। तो मेंटोर की जरूरत पड़ती है एक टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के लिए। जनरली आपके पास नॉलेज है लेकिन मार्क्स आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के बाद, तो वो हम लोग यहाँ पे कराते हैं। एंड इसके लिए मैंने आपको बताया ना, मेंटोर चाहिए होता है आपको, यहाँ पे प्रॉपर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी। कोई भी डाउट आपके मन में होगा वो सब हम लोग आप लोगों के साथ मिलके क्लियर करते हैं। स्टडी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्मेट में, अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल है, जो आपको पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चाहिए वो स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार चीज है, प्रैक्टिस टेस्ट। आपने क्या सीखा आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपने आप को टेस्ट दोगे, देखोगे कि मुझे क्या आया, करके देखोगे। एंड प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है वो आपको परफेक्ट बनाता है चीजों को। जो कोई चीज टॉपिक पढ़ते टाइम छूट गई थी वो टेस्ट देते टाइम और परफेक्शन के साथ याद हो जाते हैं। एंड ये हमारी साइकोलॉजी होती है कि जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो उस टाइम जो चीज अटकती है या जो चीज हमें क्लियर होती है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखती है। तो टेस्ट जितने ज्यादा हम देते हैं उतने ज्यादा हम परफेक्ट होते चले जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे हमारी साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस है जब आपका मन किया, लाइव इस टाइम पे भाई टेस्ट होने वाला है, आप बैठोगे टेस्ट दोगे, फेलो स्टूडेंट्स और बहुत सारे होंगे उस टाइम पे, सब लोगों का रिजल्ट आउट होगा, आपको ये पता चलेगा आप कहाँ ठहर रहे हो। एंड बैच कोर्सेज है, यस। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल रहे हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना चाहिए, और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप CUCET पार्ट बी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ चारों सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। एक शेड्यूल्ड टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस होती हैं जो कि आपको सिस्टमाइज करती हैं, सिस्टमेटिक बनाती हैं। सभी टॉपिक के सभी सब्जेक्ट के टेस्ट है, प्रैक्टिस क्विज है, सब कुछ है। तो ये एक बहुत ही शानदार ऑफर है जो आपको जरूर अवेल करना चाहिए। बच्चों, चारों सब्जेक्ट, 4 ऑफ द सब्जेक्ट्स, और कितने में भला, जस्ट 3333 पर मंथ। वन टाइम पेमेंट है, आपको 9999 पे करना है। एंड ये भी नहीं पे करना बिकॉज आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे संगीता खत्री, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड इस अमाउंट के लिए ही करीब 1000 रुपीज हो जाता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड संगीता खत्री, इसको अवेल कर लो। जस्ट 9999 या फिर मैं बोलूंगी 8999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ चारों सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। जिसके पास नॉन मेडिकल है वो बायो ना करे, जिसके पास मेडिकल है वो मैथ ना करे। केमिस्ट्री फिजिक्स कंपलसरी होते हैं, वो सबको मिलने वाला है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि इस कोर्स को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, जो आपके CUET ही नहीं बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स हो जाएगा एकदम से आपका, आपको ये लगेगा कि भैया ठीक है, एक फटाफट से हम लोगों ने बोर्ड की भी तैयारी कर ली। एंड एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये एक्सटेंडेबल है, फ्री एक्सटेंड हो जाएगा। कब तक, जब तक CUET का एग्जाम नहीं आएगा।
और हम एजुकेटर्स इस चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे हैं कि जब तक आपके बोर्ड्स के एग्जाम नहीं आ रहे, हम पार्ट 2 यानी कि टर्म 2 के सिलेबस को ही कवर कर रहे हैं। जब आप एग्जाम दे चुके होगे तब हम टर्म 1 के सिलेबस को कवर करेंगे, जो कि CUET के लिए हो जाएगा। ये बहुत शानदार चीज़ है, आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लौटते हैं उस बात पे जहां से हमने शुरुआत की थी। हमारा आज का टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, एंड ये चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन आपने कर चुका होगा। अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉलॉइड्स का क्लासिफिकेशन है। इनको हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ये मैं लिख लेती हूँ। हम 3 तरीके से इनको क्लासीफाई करने वाले हैं। सबसे पहला वाला जो तरीका है दैट इज physical state of dispersed phase and dispersed medium, इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। dispersed medium ये क्या होता है? जैसे सॉल्यूशन में होता है ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कॉलॉइड में हम लोग 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है डिस्पर्स्ड फेज एंड दूसरा है डिस्पर्स्ड मीडियम। मीडियम जिसमें डिस्पर्स हो रखा है, डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ, राइट? जैसे हम सॉल्यूशन में घुला हुआ बोलते हैं, डिसॉल्व बोलते हैं, ये क्या है? बिखरा हुआ है, डिस्पर्स्ड है। किसमें? मीडियम में। ये मतलब एक तरह से इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये जैसे सॉल्यूशन का सॉल्वेंट होता है ना, वो डिस्पर्स्ड मीडियम है, एंड जो सॉल्यूशन का सोल्यूट होता है वो डिस्पर्स्ड फेस है। समझने के लिए समझ लेते हैं, जो बिखरा हुआ है, कम क्वांटिटी में है, जो सारे में बिखरा हुआ है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर बिखरा हुआ है दैट इज डिस्पर्स्ड मीडियम, राइट? जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। समझने के लिए ये चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको हम अभी सेकेंड जो हमारा है उसके बाद कर लेते हैं। दूसरी तरीके से हम कैसे क्लासीफाई करते हैं इनको, कलर चेंज करते हैं ना, ग्रीन कलर लेते हैं, राइट? सेकेंड जो है क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, पहला तो डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्स मीडियम क्या है, इसके ऊपर करते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, किसका इंटरेक्शन? बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, समझ लो, BET इज बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज यानी कि DP एंड डिस्पर्स्ड मीडियम यानी कि DM, राइट? इसको कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता देती हूँ। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। अब उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, प्यार भरा इंटरेक्शन है या दुश्मनी का इंटरेक्शन है, 2 चीजें हो सकती हैं। उस हिसाब से हम इनको क्लासीफाई करते हैं, अभी बताने वाली हूँ मैं इनको आपको। एंड जो तीसरा है, तीसरा क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, टाइप ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का साइज बोल सकते हैं, टाइप बोल सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं हम। टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स हैं, किसके? डिस्पर्स्ड फेज के। पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ये 3 तरीके से हम इनको क्लासिफाई करना शुरू करेंगे, एंड एक एक करके शुरुआत करते हैं बच्चों। इसमें से जो पहला वाला पार्ट है ना, बहुत इजी है, एक बार एक टेबल पढ़नी है और इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन जरूर आ जाता है। देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में। फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डिस्पर्स्ड फेज, जहां पे अगर हम देखो, हम देखेंगे तीनों, मतलब सॉलिड, सॉलिड में कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है? अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड, सॉलिड में भी डिस्पर्स हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में भी डिस्पर्स हो सकता है, एंड सॉलिड गैस में भी डिस्पर्स हो सकता है। इसी तरह से देखो, लिक्विड जो है, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, एंड गैस जो है, गैस सॉलिड में एंड गैस लिक्विड में। गैस गैस आपस में तो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे,
तो इसीलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 3-3 हो गए आपके क्राइटेरिया। सॉलिड, जब डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो घुला हुआ है, जो बिखरा हुआ है, जो डिस्पर्स हो रखा है, वो क्या है? वो सॉलिड है। और किस में डिस्पर्स हो रखा है? वो भी सॉलिड है। तो इन्हें हम सोल कहते हैं, सोल। और ये कौन सा सोल हो गया? क्योंकि दोनों ही सॉलिड है तो सॉलिड सोल इसका नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या होते हैं? एलॉयज हैं, जेम्स हैं, कलर्ड ग्लासेस हैं, सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो रखा है। ये इसके एग्जाम्पल देखो, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर जेम के बारे में पूछा जाएगा कि ये किस तरह का कॉलॉइड है, बताओ इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्स मीडियम कैसा है, फिजिकल स्टेट क्या है इसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के लिए। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो कंफ्यूज करने के लिए जरूर ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, जब सॉलिड बिखरा हुआ है किसमें? लिक्विड में। सॉलिड बिखरा हुआ है लिक्विड में, घुला नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं नमक को बोलूं पानी में घुला हुआ है, वो सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉलोइड नहीं है। सॉलिड बिखरा हुआ है लिक्विड में, उसे हम नाम देते हैं सोल। जिसके एग्जांपल हो गए पेंट्स, इंक्स जो हम लोग यूज करते हैं, एग वाइट, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सॉलिड बिखरा हुआ है लिक्विड में, सोल कहते हैं हम इन्हें, पेंट्स, इंक्स, एग वाइट्स एक्सेट्रा को। तीसरा तरीका हो गया, सॉलिड बिखरा हुआ है किसमें? गैस में, और इन्हें हम एरिसोल कहते हैं, एयर का सोल है। ये तो बहुत कॉमन है हमारे आसपास, जो एयर है, धूल मिट्टी है, स्मोक है, धुआं है। धुआं क्या है? एयर के अंदर क्या मिक्स हो रखा है? कार्बन के पार्टिकल्स मिक्स हो रखे हैं ना। तो सॉलिड मिक्स हो रखा है गैस में, ऐसा भी होता है, मिक्स हो जाते हैं सॉलिड गैसेस में भी। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया आपका सॉलिड का। 3 सोल हो गए ये सारे के सारे। नाउ लिक्विड बिखरा हुआ है किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। पहला, लिक्विड बिखरा हुआ है, डिस्पर्स्ड मीडियम इज लिक्विड, सॉरी डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड मीडियम जिसमें बिखरा हुआ है वो है सॉलिड। जैसे इन्हें हम जेल कहते हैं, कर्ड हो गया, चीज हो गया, जेली हो गई, ये सब के सब किसके एग्जांपल हैं? लिक्विड बिखरा हुआ है सॉलिड में। दूसरा एग्जांपल लिक्विड, लिक्विड में ये तो आप लोग बहुत ही ज्यादा जानते हो, इन्हें हम इमल्शन कहते हैं। एंड दूध है, बटर है, ऑयल इन वाटर है, ये सब क्या हो गए? बटर नहीं, इसको काटो यहां से, आ ठीक है। मिल्क है, ऑयल इन वाटर है, ये क्या हो गए? इमल्शन हो गए हैं। लिक्विड बिखरा हुआ है गैस में, ऐसा भी होता है क्या? होता है, देखते हैं कैसे। याद करो, ओस होती है, ओस की बूंदें होती है, कहाँ से आ रही होती है? वो एयर में ही तो बिखरे हुए वाटर वेपर्स जो एयर में है वो सभी तो, ठीक है। मिस्ट है, फोग है, क्लाउड है, सर्दियों में तो बहुत नजर आती हैं ये चीजें, इन्हें हम क्या कहते हैं? एरिसोल कहते हैं, ठीक है। नाउ गैस अगर सॉलिड में घुसी हुई है, घुस सकती है, बिखर सकती है, फोम के अंदर, सॉलिड फोम है, केक, इनको हम सॉलिड फोम नाम देते हैं। केक है, ब्रेड है, इनमें देखो पोर्स होते हैं, उनके बीच में एयर भरी हुई होती है। और या फिर गैस घुली हुई है लिक्विड में, ये तो तुम बहुत ही ज्यादा पीते घूमते हो, कोक, पेप्सी, एरिएटेड ड्रिंक्स, क्या हो रहा है? लिक्विड में पानी घुला हुआ है। हेनरीज लॉ भी हमने इसे पे पढ़ा था ना, क्या नाम है जो है, कार्बन डाइऑक्साइड थी डिसॉल्व हो रखी है वाटर में, वो स्वीट वाटर है, एरिएटेड ड्रिंक्स हम इनको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। पहला क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया है बच्चे लोग? ये क्राइटेरिया है पहला। कलर नहीं चेंज हुआ, कलर चेंज करो, रेड नहीं यहाँ पर, हाँ। पहला क्राइटेरिया हो गया हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase, dispersed phase and dispersed मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम अगर मैं बोलूंगी तो ज्यादा क्लियर रहेगा, वो डिस्पर्सन मीडियम।
दिस इज इट। पहला क्राइटेरिया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसा मैंने पहले ही बोला था, इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बस पढ़ने में मजा आ रहा है, इसको पढ़ते चले जाएंगे, कुछ चीजें सीखनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकंड हमारा क्राइटेरिया क्या है? इंटरेक्शन। किसके बीच में? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो नेचर है इंटरेक्शन का, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। नेचर ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में? बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium। तो उन्हें हम ना क्या कहते हैं? लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो बच्चे लोग, लायो का मतलब है लिक्विड, कलर अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा। लायो का मीन्स है लिक्विड, ठीक है, एंड फिलिक का मतलब है लविंग। मतलब पार्टिकल्स हैं वो अपना लिक्विड लविंग है, कोई दिक्कत नहीं, वो मजे से कॉलोइड बना रहे हैं। लायोफोबिक, लायो का मतलब है लिक्विड और फोबिक का मतलब है हीटिंग, लिक्विड से दूर जाना चाहते हैं। यही हो गया इंटरेक्शन। यह वाला इंटरेक्शन, लायोफिलिक वालों का इंटरेक्शन मजेदार है, दे आर हैप्पी विद लिक्विड। जब उनको लिक्विड के साथ खोला गया है तो दे आर हैप्पी, रिवर्सिबल सोल बनाते हैं ये। एंड इनमें जैसे क्या हुआ, प्रिपेयर्ड डायरेक्टली हम मिक्स कर देंगे डिस्पर्शन मीडियम में, बिकॉज दे आर वाटर लविंग, वाटर और लिक्विड लविंग। वाटर हो जाएगा तो उसको हम हाइड्रोफिलिक बोल देंगे, उसके आगे हाइड्रो नाम लगा देंगे। और अदरवाइज और कोई लिक्विड है तो हम लोग उसमें लायो यूज करते हैं। तो हम डायरेक्टली मिक्स कर देंगे, जैसे स्टार्च सॉल्यूशन हम बनाते हैं, स्टार्च को डायरेक्टली पानी में मिक्स करो, हल्का सा गर्म करो, घुल जाएगा, वो बन जाएगा कॉलोइड। लेकिन लायोफोबिक को हम डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बना सकते, इसका एक प्रोसीजर होता है, अगर प्रोसीजर में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो नहीं बनेगा कॉलोइड, प्रेसिपिटेट होके अलग हो जाएगा। इसमें जो लायोफिलिक होते हैं ना, इसके पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं होता है, होगा तो भी बहुत हल्का फुल्का सा होता है, दे आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स, अपना मस्त रहते हैं। और ये जो लायोफोबिक होते हैं ना, इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, जरूर होता है। और यही चार्ज है जिसकी वजह से ये स्टेबल भी रहते हैं और जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये कोएगुलेट भी हो जाते हैं। इनके बारे में जब हम इनकी वो बात करेंगे, इनके कैरेक्टर की बात करेंगे, तब इनके बारे में हम और भी बात करेंगे। ये जनरली सॉल्वेटेड हैं, यानी कि आराम से पानी के साथ हाइड्रेटेड बोल सकते हैं, पानी अगर है तो हाइड्रेटेड बोल देंगे, सॉल्वेटेड कोई और सॉल्यूशन है तो अपना उसके साथ मस्त मजे से रह रहे, बिकॉज दे आर लायोफिलिक। ये इसमें कोई पार्टिकल एसोसिएटेड नहीं होता है अपने उसके साथ जिसमें ये घुला हुआ है, चाहे अगर पानी है तो वाटर के साथ और दूसरा कोई सॉल्वेंट है तो उसके साथ, ना जी ना करे। बस ठीक है, हमें जबरदस्ती तुमने यहाँ बांध दिया है तो बंध जाते हैं, तुमने कोई प्रोसीजर बना दिया है, अदरवाइज वी आर नॉट मतलब फीलिंग गुड स्टेइंग हियर, हमें नहीं पसंद है, हमें अलग कर दिया जाए। बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, जरा सा भी डालेंगे तो। देखते हैं जो विस्कोसिटी है इनकी जो होती है हायर होती है डिस्पर्सन मीडियम से, डिस्पर्सन मीडियम से ज्यादा विस्कोसिटी होती है किसकी? लायोफिलिक कॉलोइड्स की, उसकी फेज की। लेकिन इसकी दोनों की बराबर बराबर से हो जाएगी, जेल की तरह ये सेट नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। लायोफिलिक भी जल्दी नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो भैया ठीक है, तुम हमें अलग करना ही चाह रहे हो जबरदस्ती, तो अलग हो जाएंगे, अदरवाइज ये अपने मीडियम से अलग नहीं होते हैं। एंड ये जो लायोफोबिक है भैया, ये तो तैयार ही थे अलग होने के लिए, ये तो कह ही रहे हमारे को प्रेसिपिटेट बना के अलग कर दो, जरा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला और भैया सारा अलग, कह रहे हम चले, मीडियम अलग फेज अलग, तो बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं लो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी।
दीज आर रिवर्सेबल, लायोफिलिक रिवर्सेबल। रिवर्सेबल मतलब मान लो मैंने स्टार्च सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो स्टार्च को और वाटर को अलग कर भी दिया, से फॉर एग्जांपल इवापोरेशन करके अलग कर दिया, इवापोरेट कर दिया, पानी उड़ गया, पीछे सूखा स्टार्च का पाउडर रह गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर पानी मिला दो, फिर बन जाएंगे हम, रिवर्सेबल है, क्योंकि इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। लेकिन भैया ये जो है लायोफोबिक है, ये इरिवर्सेबल है। एक बार अगर प्रेसिपिटेट बन गया ना, अरे हम नहीं घुल रहे, अब बड़ी मुश्किल से अलग होके आए, तुमने जबरदस्ती हमें बना रखा था, इनके साथ मिक्स कर रखा था, हम नहीं जा रहे, दे आर इरिवर्सेबल। प्रेसिपिटेट बन के अलग हो जाएंगे तो अलग हो गए। ओके, ये इतने मस्तरा में टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते, आराम से घुले हुए हैं, बट ये टिंडल इफेक्ट बहुत ज्यादा हद तक शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट मालूम है ना, जब पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल when it passes through a colloidal solution, तो वो टिंडल इफेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, लाइट की स्कैटरिंग होने की वजह से पाथ विजिबल हो जाता है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई पार्टिकल्स जो है ना एनोड की तरफ जाएंगे ना कैथोड की तरफ जाएंगे, चार्ज ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ से? चार्ज होगा तभी तो एनोड या कैथोड की तरफ ये मूवमेंट करेंगे ना, इनके पास चार्ज ही नहीं है, कहीं नहीं जाते ये। लेकिन ये वाले जो है लायोफोबिक है, बिकॉज इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, डिपेंडिंग अपॉन इनके पास कौन सा चार्ज है, ये कैथोड पे जाएंगे या फिर ये एनोड पे जाएंगे, ये मूवमेंट कर देते हैं फटाफट, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा इनका मूवमेंट शुरू, कहते हो आया भाई आया, कोई हमारे को अलग करने के लिए आया, चलो चलो चलते हैं। तो दिस इज दो तरह के हो जाते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। एंड बच्चे लोग अगर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और अगर यहाँ पे वाटर है तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। दो तरह की चीजें हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज मैं पिछले वाले में भी आपको एक और चीज बता देती हूँ, जैसे ये इस तरह के हमारे पास सोल आए हैं, यहाँ पर अगर हम लोग फेज वाटर का फेज, इनको स्पेशल नाम दिया गया है, अगर वाटर है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? या तो हाइड्रोसोल्स बोलेंगे, हाइड्रोसोल, और एक्वासोल, एक्वा इज फॉर वाटर, ठीक है, अगर पानी में घुले हुए हैं तो, पानी में बिखरे हुए हैं तो इनफैक्ट, और अगर अल्कोहल में बिखरे हुए हैं तो इनके स्पेसिफिक नेम हो जाते हैं, इन्हें हम बोलेंगे एल्कोसोल्स, राइट। और अगर बेंजीन में बिखरे हुए हैं तो, बेंजीन में बिखरे हुए हैं तो बेंजोसोल्स, बेंजोसोल्स। और अगर एयर में बिखरे हुए हैं तो आपको मालूम है, एरोसोल्स। एक एक नंबर के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए इनमें से मतलब आ जाती हैं चीजें, और हम लोगों ने अगर अच्छे से तैयार कर रखे हो तो एक एक नंबर हमारे को बहुत सारी जीत दिला देता है। और एमसीयू सीईटी में तो एक एक नंबर की बहुत कीमत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, नहीं आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग कराया होगे, छोटी छोटी सी चीज में इनमें गलतियां हो जाती हैं। सो दिस इज इट, हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन कर लिया, नेचर ऑफ इंटरेक्शन से भी कर लिया। अब एक और हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है जिससे हम कॉलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो क्या है? किस तरह का नेचर है, किसका? पार्टिकल का। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको हम क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। इसको हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है इनफैक्ट ये, कि कॉलॉइडल रेंज में अगर पार्टिकल का साइज आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर वो छोटे पार्टिकल्स हैं और वो इकट्ठे होकर के किसी तरीके से पार्टिकल, कॉलॉइड के पार्टिकल के साइज में आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कुछ इस तरह से हैं, जैसे सबसे पहला आ गया मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, यानी कि कॉलॉइड के साइज में आने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं और वो कॉलॉइड के साइज में आ गए हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए बहुत सारे इकट्ठे होकर उसके साइज में आ जाएंगे। दूसरा आता है मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मॉलिक्यूलर मतलब
अपने मॉलिक्यूल का ही साइज इतना बड़ा है, इसको इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, एक अकेला ही कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाता है। फिर हो जाता है एसोसिएटेड, फिजिकली इकट्ठे हो रखे हैं, वो कॉम्बिनेशन नहीं है, इकट्ठे हो गए हैं एंड इसका साइज बड़ा हो गया। सोप्स आते हैं इसके एग्जाम्पल, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या हो गया, एग्रीगेशन हो गया, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, तो वो किस साइज में आ गए हैं, वो कोलॉइडल साइज में आ गए। छोटे थे लेकिन इकट्ठे होकर के बड़े बन गए, सिंपल सी बात है, राइट। और ये जनरली लायोफोबिक होते हैं कैरेक्टर में, ये पॉइंट आ जाता है आपको एमसीक्यू के लिए। भाई मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स लायोफिलिक होते हैं, लायोफोबिक, बच्चों को ये तो मालूम है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स होते हैं। लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है, ये भी मालूम है, लेकिन भैया मल्टी मॉलिक्यूलर लायोफिलिक होता है, लायोफोबिक होता है, ये नहीं मालूम, कट गया एक नंबर। तो इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है कि मल्टी मॉलिक्यूलर जो होते हैं ये लायोफोबिक नेचर में होते हैं, बहुत जल्दी टूट के बिखर जाना पसंद करते हैं। एंड यस दे आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के केमिकल एसोसिएशन नहीं है, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिन्होंने इनको जोड़ रखा है, एटम्स को जोड़ रखा है, इसीलिए आसानी से अलग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, सोल्स ऑफ गोल्ड एंड सल्फर, S8, ये जो है ना S8 हो जाता है इसमें। गोल्ड और सल्फर का जो सोल है ये मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड का एग्जाम्पल है, बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। लायोफोबिक है कैरेक्टर में, वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े हुए होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर जो होते हैं ना, ये साइज में ही बड़े होते हैं, तो इनको कोई ऐसा तो है नहीं, मजबूरी तो है नहीं, लायोफिलिक होते हैं नेचर में, जबरदस्ती नहीं जुड़े हुए हैं, अलग अलग कोई नहीं भागेगा, एक ही मॉलिक्यूल है, साइज में आ रखा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं, इन्हें एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है, दे आर लायोफिलिक इन कैरेक्टर, फ्लेक्सिबल है, कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे प्रोटीन है, देखो लायोफिलिक वाले एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, रबर हो गया, नाइलॉन हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हो जाते हैं, किसके भला, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स के। प्रोटीन वगैरह ये तो आते ही मैक्रोमोलिक्यूल्स में है ना, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ आ गया एसोसिएटेड, एग्रीगेशन, बहुत सारे आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। देखो इसमें क्या था, मॉलिक्यूल्स और एटम्स इकट्ठे हो रहे थे, इसमें क्या इकट्ठे हो जाएंगे, आयंस इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको इसको परफेक्शन तक लेके जाने वाला है, ये वाला टॉपिक आपको, कि बहुत सारे आयंस इकट्ठे होकर के एक कॉलॉइड के साइज के बन जाते हैं, एंड इनको हम कहते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। ये इसमें क्या होता है ना, एक ही आयन में लायोफिलिक और लायोफोबिक एंड दोनों ही होते हैं, अभी मैं कराने वाली हूँ कैसे होने वाला है, दोनों ग्रुप होते हैं इनके पास, लायोफिलिक भी एंड लायोफोबिक भी, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं लो कंसेंट्रेशन पे, अलग अलग होंगे इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आयंस में टूट जाना, लो कंसेंट्रेशन है तो, और हायर कंसेंट्रेशन में कोलाइडल सोल बना लेते हैं, जैसे सोप हो गया, सोप्स एंड डिटर्जेंट से, इन्हीं को डिस्कस करते हैं। चलो एसोसिएटेड कॉलॉइड के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सोडियम सीरेट का, ठीक है। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड कॉलॉइड, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं किसकी भला, सोप की, सोडियम सीरेट की, एंड इसका फॉर्मूला हो जाता है C17H35 COONA। याद आया कुछ, याद आया, देखो सोप्स का जनरल फॉर्मूला, सोप्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCOONA, राइट। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एंड इसका अगर हम लोग लाइन फॉर्मूला बनाए तो कैसे बना सकते हैं, देखो जरा बना के देखें, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, यहाँ क्या हो जाएगा, ये C हो गया, ये बड़ा सा गोला बना दो, इसका हेड बना दो, दिस इज COO एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके साथ Na, यही तो है आयोनिक एंड, यहाँ से ये टूट जाएगा। जब इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, एंड ये वाला पोर्शन RCOO आयन ये अलग हो जाएगा, करेक्ट।
नाउ अब इसका मैंने अभी बताया था आपको कि ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों के दोनों पाए जाते हैं। देखते हैं कैसे भला। ये देखो, ये जो टेल है ना, ये जो टेल पार्ट है, आर पार्ट है, ये क्या है? लायोफोबिक, राइट? ये जो टेल पार्ट है, एंड ये जो हेड पार्ट है, दिस इज लायोफिलिक। अब होता क्या है, इसको अगर हम पानी में डिजोल्व कर दें, लिक्विड में लायो, अगर वाटर की बात हो गई तो अगर हम इसमें वाटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अगर जो लिक्विड है वो वाटर है तो दिस विल बी हाइड्रोफोबिक, एंड ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। एंड पानी में डिसॉल्व करते हैं, आयन टूट जाएंगे। आयन टूट जाएंगे तो होगा क्या? देखो अब इनकी मस्ती देखना तुम लोग। से फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने एक बीकर ले लिया, राइट, और इसमें हमने डाल दिया कुछ पानी एंड कुछ सोप के मॉलिक्यूल, ज्यादा नहीं। देखना अभी यही बताने वाली हूँ कि मिनिमम कंसंट्रेशन भी चाहिए इन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए, एंड मिनिमम टेम्परेचर भी चाहिए। और जो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे ये एसोसिएट होते हैं उन्हें हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, एंड जो कंसंट्रेशन है जिसमें मिसल फॉर्मेशन होता है उसे हम CMC कहते हैं, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन। जितनी देर में वो, जितनी कंसंट्रेशन में वो मिसल बनाएगा। देखते हैं, अभी बना के देखते हैं। कलर चेंज करते हैं। अब देखो, अगर हमने थोड़े से मॉलिक्यूल डाले पानी में तो भैया जो लायोफिलिक एंड है वो तो आराम से, कलर चेंज करें तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये तो आराम से आ हा पानी के अंदर गोते लगाएगा, स्विमिंग करेगा। लेकिन जो टेल है, कह रहे मुझे नहीं आना पानी के पास, मुझे जाना है पानी से दूर। तो ये कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है? कब लो कंसंट्रेशन होगी तो। अगर सोप के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो जबरदस्ती इनको धका दिया जाएगा कि इसमें पानी में। अब होगा क्या? अब ये तो जितने सरफेस पे आ सकते थे इतने तो आ गए, और सरफेस पे आने से ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई तो ये क्या हो जाएगा? कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जबरदस्ती पानी में डाल दिए जाएंगे, नहीं चाह रहे थे लेकिन डाल दिए गए। अब ये जो अंदर पानी में जा चुके हैं ये कहते हैं अच्छा हम ही अकेले अंदर रहे, तुम बाहर मजे कर रहे हो, इधर आ जाओ तुम भी। तो ये इकट्ठे बहुत ज्यादा जब अंदर हो जाते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, देखते हैं। ये अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं, ये ना कहते हैं भाई लोग जोड़ी बनाओ, अपने को पानी से अलग जाना है। तो ये जो टेल पार्ट है ना वो अंदर की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेता है, एंड ये जो हेड पार्ट है वो बाहर ही रहता है, उसको दिक्कत नहीं है। ये कुछ इस तरह से एसोसिएट हो जाते हैं, ये इनका एसोसिएशन है। मिसल बन गया साबुन का, ये इनकी अरेंजमेंट हो जाती है। एसोसिएट हो गए मॉलिक्यूल्स, क्यों? क्योंकि इनका क्या था? लायोफोबिक टेल पार्ट था जो लिक्विड से दूर भागना चाह रहा है, लेकिन इतना ज्यादा उसमें लिक्विड में डाल दिया, अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो इन्हें एनी हाउ सर्वाइव करना है, तो ये मिसल बना लेते हैं अपना, ठीक है? ओके, मैं आप लोगों को बता रही थी वो जो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें मिसल फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। कोई पूछेगा क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है तो अब आपको मालूम है, इसको हम लोग TK से भी डिनोट करते हैं। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें मिसल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, उससे कम टेम्परेचर पे मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसमें मिसल फॉर्मेशन शुरू होता है उसे हम कहते हैं CMC, एंड दिस इज नोन एज क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, ये आ सकता है MCQ में, राइट? अब हम लोगों ने ये दोनों चीज भी, ये इन पे स्टार लगा देती हूँ MCQ के लिए, इसको याद कर लेना। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होती है, ये मिसल फॉर्मेशन इस तरह से कर लेते हैं। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हम इन्हें कहते हैं।
अब इनका अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि ये फॉर्मेशन तो हो गया, एंड इसका क्लींजिंग एक्शन की भी अगर हम बात करें तो ये कैसे करते हैं बताऊं मैं आप लोगों को। देखते हैं क्या होता है। किसी भी कपड़े पे या कहीं पे भी अगर हम लोग सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे गंदगी है, गंदगी क्या होती है, कोई भी ग्रीजी पार्ट होता है ना, ग्रीजी पार्ट होगा जो डर्ट होता है, धूल मिट्टी है वो तो वैसे ही चली जाएगी उसको छोड़ के, लेकिन जो जाता नहीं है कपड़े को छोड़ के वो क्या है, ग्रीजी पार्ट है। जो भी है, चाहे वो हमारे अगर हमने कपड़े पहने हुए हैं तो हमारे सेबेसियस ग्लैंड से जो वो निकलता है, ऑयल निकलता है, उस पे धूल मिट्टी चिपक गई, ग्रीसी पार्ट हो गया, वो है ना, ग्रीसी है तो उसमें मिट्टी चिपक गई, वो पानी से नहीं साफ होता क्योंकि वो भी हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर रहना पसंद करता है, वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे। तो ऐसे जितने चाहे कपड़ा धो रहे हैं तो जहां जहां पे भी डर्ट है, ग्रीस है, तो ये जो है ना, देखो ये जो टेल पार्ट है, ये मान लो ये ग्रीस है, टेल पार्ट तो ढूंढी ऐसी चीज को रही है जो पानी से दूर हो, तो ये इसके चारों तरफ इस तरह से मिसल बना लेते हैं, ये हजारों मिसल बन जाते हैं एक उसमें कपड़े के अंदर थोड़ा सा। दिस इज इट। अब होता क्या है देखना, हाँ, लड़ाई झगड़े होंगे यहाँ पे। अब सब लोग मतलब जितना जगह उनसे मिल पाए उतनी जगह उन्होंने घेर ली और इससे चिपके हुए हैं, हाइड्रोफोबिक एंड जाकर के डर्ट वाले पार्ट पे चिपक गया, इन्हें पानी से दूर रहना है किसी भी तरह। अब देखो जरा, ठीक है, तुम तो पानी से दूर रह रहे हो, लेकिन तुमने किया क्या दूर रहने के चक्कर में, देखना क्या किया इन्होंने। इन्होंने ये जो COO नेगेटिव एंड है ना, COO आयन है, इसका नेगेटिव एंड है, ये भी तो नजदीक आ गए। अब इनमें रिपल्शन होगा कि नहीं होगा इन नेगेटिव एंड में, सोच के देखो। अब भयंकर युद्ध मचेगा इनमें आपस में। इनमें रिपल्शन हो रहा है, ये कह रहे हैं हमें दूर जाना है, ये लायोफोबिक एंड कह रहा है भैया हमारे को कोई यहीं बचा के रखो, हमें पानी के पास मत जाने दो। लेकिन ये ह्यूज जो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल है, इनके रिपल्शन की वजह से ये जो डर्ट था ना, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दूर भाग जाएंगे। दूर भाग तो जाएंगे, लेकिन ये जो लायोफोबिक टेल थी ये इस डर्ट को छोड़ने को तैयार नहीं है। जिसने जहां पकड़ा हुआ है वो उतना सा डर्ट अपने साथ ही लेके चला जाएगा, अलग तो हो जाएंगे, इनमें डिस्पर्शन तो हो जाएगा, टूट तो जाएंगे, ये बड़े मिसल्स छोटे मिसल्स में हो जाएंगे, लेकिन हर एक जिसका पैर गड़ा हुआ था किसमें, डर्ट में, ग्रीजी डर्ट में, वो ग्रीजी डर्ट, ये डर्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बेचारे के। ये जो डर्ट था इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल था, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ऐसे ऐसे इतने छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से। कपड़े से तो खींच लेंगे ये इसको, जा चुके, अब ये पानी में है, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे बहुत सारे मिसल बन जाएंगे अभी भी, ये जितने रह सके थे इतने साथ आ गए हैं। लेकिन एक खास बात, ये जो था डर्ट था पहले किस पे चिपका हुआ था, कपड़े पे चिपका हुआ था, या हम साबुन लगा रहे हैं अपनी बॉडी पे तो हमारी बॉडी पे चिपका हुआ था। अब ये साबुन के मॉलिक्यूल्स ना उसको पकड़ के अपने साथ खींच लाए, उखाड़ दिया, उसके वजूद को खत्म कर दिया, और अब कहाँ घूम रहे हैं मजे से, ये पानी की बाल्टी में घूम रहे हैं। अगर कपड़ा बाल्टी में डाल रखा है और मशीन में डाल रखा है तो मशीन में घूम रहे हैं, लेकर के अपने डर्ट को, थोड़े थोड़े डर्ट को लेके घूम रहे हैं सारे के सारे, हजारों मिसल्स। अब एक बात बताओ, उस पानी को हम निकाल देंगे तो मिसल जाएंगे, हमें मिसल भी नहीं चाहिए थे, साथ में कौन गया, डर्ट भी चला गया, हमें डर्ट भी नहीं चाहिए था। इसीलिए वो जो वॉशिंग मशीन होता है एजिटेटिंग एक्शन करता है कि कुछ तो ये एंटर है, ये आपस में इसका रिपल्शन है ही है, आपस में रिपल्शन है, एंड ऐसे ऐसे अगर हिल रहा है पानी तो और भी ज्यादा उसको लूज करने में मदद कर देता है, डर्ट पार्टिकल एकदम लूज हो जाता है और वो निकल के चला जाएगा। एंड जब हम वॉश करते हैं उस पानी को फेंक देते हैं तो वो पानी हो जाता है ना गंदा गंदा, मैला मैला हो जाता है पानी कपड़े धोने के बाद। जैसे तुम सर्फ डाल दो या किसी भी चीज में डाल दो तो मैला मैला क्यों हो जाता है, क्योंकि मिट्टी आ गई है उस पानी में निकल के साबुन के साथ। ये साबुन ने बदमाशी करी, ये इस तरह के जो छोटे छोटे हजारों मिसल्स बन जाएंगे। अब आप लोगों को मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया है होपफुली, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। क्लासिफिकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया है कि हम लोग किस तरह से क्लासिफाई करते हैं कॉलॉइड्स को। क्लींजिंग एक्शन भी समझ में आ गया है। तो एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देती हूँ जिन चीजों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन पे बिल्कुल आ सकते हैं कि कौन सा सॉल्व है एग्जाम्पल के साथ ना। क्वेश्चन किस तरह के आ जाएंगे, एग्जाम्पल दे देंगे आपको, या तो आपको एग्जाम्पल पहचानना है कि किस तरह का कॉलॉइड है, या फिर कोई कॉलॉइड दे देंगे, आपको बोल देंगे जेल का एग्जाम्पल बताओ, आपको जेल का एग्जाम्पल बताना हो सकता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन इसमें से आएगा। एंड ये स्पेसिफिक नेम है किनके भला, अगर वाटर में है कॉलॉइड बना हुआ तो उसे हम हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहते हैं, अल्कोहल में बना हुआ है तो एल्कोसोल बोलते हैं, बेंजीन में बना हुआ है तो बेंजोसोल बोलते हैं, एयर में बना हुआ है तो एरोसोल बोलते हैं। इस वाले में से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एंड यस, लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलॉइड में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से आते हैं। इनके हम लोग आगे प्रिपरेशन भी करेंगे, और इनके स्टेबिलिटी किस तरह से हम लोग स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डाल के स्टेबल करते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ये स्टेबल कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, इसके बारे में भी आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। डाउनलोड कर दो अनअकैडमी ऐप को, प्लस क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, मिलूंगी मैं वहीं पे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चंस भी। अब ये क्या है, इसमें से आपसे बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि ये लायोफिलिक जो हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बातें भी पूछी जा सकती हैं। सॉल्वेटेड है, विस्कोसिटी कैसी है, क्या ये रिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है, ये इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आराम से बनते हैं। और अगर वाटर में होते हैं तो इन्हें हम हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नाम देते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरे तरह का। तीसरा जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में, किस तरह के टाइप पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के, छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड कहते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि टिंडल के साइज में आ रहा है तो उसे हम मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड कहते हैं। एंड कॉलॉइड जो आयंस इकट्ठे होकर के एक कॉलॉइड के साइज में आ जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड है वो लायोफोबिक होता है नेचर में, मैक्रोमोलिकुलर लायोफिलिक होता है नेचर में, एंड एसोसिएटेड में दोनों के दोनों ग्रुप होते हैं, लायोफिलिक भी एंड लायोफोबिक भी, दोनों ग्रुप इनके अंदर होते हैं। एंड ये मिसल फॉर्मेशन करते हैं। वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसमें, मल्टी मॉलिक्यूलर में। यहाँ इसको जरूरत ही नहीं है, अकेला ही मॉलिक्यूल है, फ्लेक्सिबल है, शेप रबर वगैरह, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ये सारे मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड का एग्जाम्पल हो जाते हैं। एंड एसोसिएटेड में सोप का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ही देखा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें से चैप्टर में से आने वाले हैं। देन जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हम लोगों ने एक और किया था, एसोसिएटेड कॉलॉइड को आगे और डिस्कस किया था। मिसल फॉर्मेशन हम लोगों ने किया, मिसल फॉर्मेशन के लिए एग्जाम्पल हमने सोडियम सीरेट का लिया था। सोडियम सीरेट का ये फॉर्मूला है, लाइन फॉर्मूला, जिसमें कि हम लोगों को मालूम है कि एक इसका आर जो एंड है वो हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक है, एंड जो COO पार्ट है वो क्या है, लायोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए इसको मिसल को बनाने के लिए, उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। एंड वो मिनिमम टेम्परेचर जो कि इसको बनाने के लिए, इसको मिसल को बनाने के लिए, बनने के लिए चाहिए, उसे हम क्राफ्ट्स टेम्परेचर कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड जब अपनी एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन रीच हो जाती है उसके बाद ये मसल फॉर्मेशन शुरू करते हैं, अदरवाइज ये अपना हाइड्रोफिलिक एंड को पानी में एंड हाइड्रोफोबिक एंड को पानी के बाहर खड़ा रखते हैं, अलग दूर रहते हैं कंसंट्रेशन से पहले। कंसंट्रेशन रीच हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह के मसल बनाते हैं। मसल तो बन जाती है लेकिन ये जो आयोनिक एंड है, नेगेटिव एंड है, इनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये मसल फॉर्मेशन फिर टूट जाता है, छोटे छोटे मसल्स में बन जाता है, जो कि क्लींजिंग एक्शन की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे काम होता है। तो बेसिकली बच्चों आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स किया। सुपर इजी चैप्टर था, एक ही बार में समझ में आने वाला, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, एक ही बार में समझ आ जाएगा, लेकिन हमें नंबर जरूर 2-3 दिला जाएगा ये। एंड जो मैं बात करने वाली थी, बोल रही थी आप लोगों को CUET के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्ट A एंड पार्ट B, दोनों के दोनों। पार्ट A क्या है, डोमेन अब तो आउट हो चुका है आपका, पूरा धूल
छट चुकी है, धुंध छट चुकी है, आपको मालूम है सिलेबस सिर्फ क्लास 12 का आने वाला है, तो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन एंड 12 उसकी सीयूईटी की प्रिपरेशन एक साथ होने वाली है। पार्ट ए में आप लोगों के पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस ये सब आने वाली है। तो हमारे पार्ट ए में मिस्टर विनीत आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करा रहे हैं, दीपांशु सर आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा हैंडलिंग करा रहे हैं, रॉबिन सर आपको जनरल अवेयरनेस एंड शिप्रा मैम आपको इंग्लिश करा रही हैं। मुझे कल पता चला कि शिप्रा मैम को बच्चे शिप्रा दीदू बोलते हैं प्यार से, तो इतने ही प्यार से दीदू दीदू के पास जाओ, वो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर कराने वाले हैं। दैट वाज सो क्यूट, सुन के बहुत अच्छा लगा, बच्चे खुश हो गए, शिप्रा दीदू, वेरी नाइस। नाउ सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट साइंस में हम लोग आपको कौन कौन क्या क्या करा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट साइंस है तो नो डाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड मैथ। मैथमेटिक्स आपको विनीत सर करा रहे हैं, केमिस्ट्री आपकी फेवरेट संगीता खत्री करा रही हैं, भावना मैम आपको बायोलॉजी करा रहे हैं, बड़े प्यार से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हैं भावना मैम, एंड मनोज सर आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ईज करने वाले हैं। बोर्ड्स के लिए भी मैं बार बार बोलती हूँ, ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत वो हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप लोग बोर्ड्स को भी ईज कर जाओगे साथ के साथ। बार बार बोल रही हूँ बिकॉज बोर्ड्स आ चुके हैं, अभी अभी आप लोग प्री बोर्ड दे के हटे हो, आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों में कहाँ कमी है। एक तरह से क्रैश कोर्स की तरह हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो ये आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। कौन सा है? SANGEETA, स्पेस नहीं है, HATRI, दिस इज माई रेफरल कोड। बहुत इजी सा रेफरल कोड, आप सब जानते तो हो। संगीता खत्री डालो, 10% डिस्काउंट मिलने वाला है आप लोगों को इसमें। यस, जस्ट गो फॉर इट। एंड एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, अंडर ग्रेजुएट साइंस के साथ साथ अब अनअकैडमी पे अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स का सब्सक्रिप्शन भी लाइव हो चुका है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे साइंस में हम लोग बोर्ड्स को एंड सीयूईटी को टारगेट कर रहे हैं, कॉमर्स में भी बोर्ड्स को एंड सीयूईटी को टारगेट कर रहे हैं। डॉक्टर रजत खंडेलवाल आपको अकाउंटेंसी करा रहे हैं, मिस्टर गिरीश अग्रवाल आपको बिजनेस स्टडीज करा रहे हैं, एंड शांतम गुप्ता सर आपको इकोनॉमिक्स करा रहे हैं। मेजर सब्जेक्ट्स कवर अप हो गए, कुछ बचा ही नहीं। तो इन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी ये आप अपने फ्रेंड्स को, जैसे इस टॉपिक को शायद साइंस के बच्चे देख रहे होंगे, तो आप लोग अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, रेफरल दे सकते हैं कि आ जाओ चलो भाई अनअकैडमी पे कॉमर्स का भी कोर्स लाइव हो चुका है, वो भी मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज SANGEETA, कोई स्पेस नहीं है बीच में, नो स्पेस एट ऑल। 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप चाहे कॉमर्स का ले लो चाहे आप साइंस का ले लो, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है बेफिक्र होकर के। कॉम्बो ऑफर आ रहा है हमारा। कॉम्बो ऑफर में क्या क्या ऑफर है देखो, फ्री मॉक टेस्ट है, क्विजेज हैं, स्पेशल क्लासेस, नो डाउट अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं कि आपको मान लो लाइव क्लासेस नहीं देख पाए या आपने लेट ज्वाइन किया तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो रेगुलरली आप देख सकते हो, बार बार अनलिमिटेड एक्सेस है। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं, डाउट्स जहां हुए वही अपने एजुकेटर से पूछो। फ्री एक्सटेंशन है जब तक सीयूसीटी का एग्जाम ना हो जाए तुम्हारा। हर हफ्ते लाइव मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट वो होते हैं जो आपको परफेक्टली ये बताने के लिए होते हैं कि भाई साहब आप कहाँ लैग कर रहे हैं, पकड़ो यहाँ से, जहाँ वीक एरिया होता है आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देर मत करो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरा रेफरल कोड यूज करके। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बहुत ही बढ़िया प्राइस में आ रहा है, जिसमें दोनों के दोनों आपके पार्ट ए पार्ट बी कवर अप हो रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, जस्ट 18,17,998। 10% डिस्काउंट है, भूलना नहीं। स्पेशल क्लासेस में क्या होता है जरा देख लेते हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से फ्री पढ़ सकते हो। स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऐप, तो आप बिल्कुल जा करके सीयूईटी प्रोग्राम में एंटर करें और वहाँ पे आप लोग को हमारी सबकी स्पेशल क्लासेस रिकॉर्डेड वाले भी मिलेंगे, और जो शेड्यूल्ड आती जाएंगी वो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू आती चली जाएंगी। आप अपने एजुकेटर्स के साथ, हम इनफैक्ट एजुकेटर्स पोल क्रिएट करते हैं जिससे कि आप लोग
हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। क्विजेज होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इनके साथ जुड़ते रहते हैं। लाइव स्पेशल क्लासेस में आप हमारे साथ डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं, डाउट क्लियरिंग है, सब कुछ है। बस आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है एंड उस पर ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। एंड जो टॉप स्पेशल क्लासेस हैं हमारे यहाँ पर, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जा करके चेकआउट करो अभी के अभी, फटाफट से रजिस्टर कर लो। एंड स्पेशल क्लासेस जो टॉप हैं, जो आपके फायदे के लिए हो सकते हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस के फीचर क्या है? रियल लाइव इंटरेक्शन है एजुकेटर के साथ, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्वेश्चन टैब इस्तेमाल करके। इसमें हम भी आपका देखते हैं कि आंसर्स लिखवा करके हम भी चेक करते हैं कि आपने आंसर्स कैसे लिखे, ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है। लाइव पोल ऑप्शंस क्विज हम लोग क्रिएट कराते हैं, बहुत मज़ा आता है। और जब क्विज होती है तो वहाँ पे लीडर बोर्ड बनता है, और जो बच्चे लीडर बोर्ड पे आते हैं वो फिर आते ही रहते हैं। यही तो कंपटीशन का मजा है। एंड ये यस एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अनअकैडमी का, बग्स बाउंटी। कहीं पे भी आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है, चाहे यूट्यूब क्लासेस में, चाहे अनअकैडमी क्लासेस में, कहीं पे भी स्पेशल क्लासेस में, कुछ भी, तो आप ना रिपोर्ट कर सकते हो। जो भी अनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, और जो सबसे पहले उस अनअप्रोप्रिएट कंटेंट को रिपोर्ट करेगा उसको मिलेगा प्राइज। ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट सही नहीं है, या फिर कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको सही ना लगे, या कुछ भी, कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं लग रही है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो बेफिक्र होकर के, बेझिझक होकर के। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नहीं करना कुछ, उसके बाद करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन। क्यों? क्योंकि सारी की सारी नोटिफिकेशंस, जो भी नई चीज़ आने वाली है CUET को लेकर के, सब यहाँ इस चैनल पे आते ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास लगातार आती रहे। तो अगली क्लास में बच्चे लोग, मैं आप लोगों के साथ कुछ और लेकर के शेयर करने वाली हूँ। मज़ा आने वाला है, टॉपिक्स करते रहेंगे, क्लासेस करते रहेंगे। एंड और अगर ज़्यादा आनंद की अनुभूति करनी है तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे क्विजेज होते हैं, पोल्स होते हैं, लगातार कुछ ना कुछ वहाँ पे हैपनिंग होता रहता है, एंड आपकी परफेक्शंस होती चली जाती है। तो CUET को एस करना है, उससे पहले बोर्ड्स को एस करना है, तो भूले नहीं, डाउनलोड कर लें अनअकैडमी ऐप को। तो बच्चे लोग मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी।